Assalamu alaikum. My name is Aisha Khalil and I'm a student of PS Botany. Today I will explain you protein production. We will discuss what is protein production and what are the systems of protein production. In the first we see what is protein production. Protein production is the biotechnological process of generating a specific protein. Protein production क्या है? प्रोटीन प्रोडक्शन एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड सिस्टम, इसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम्स भी कह सकते हैं। इस एक्सप्रेशन सिस्टम को हम लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में या मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं। इट इज़ टिपिकली अचीव्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि हम कैसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम प्रोटीन प्रोड्यूस कैसे होती हैं? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो है वो आरएनए में कॉपी होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इसके बाद ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन में जो आरएनए है इससे प्रोटीन्स बनते हैं। आरएनए से क्या बनेगा? क्या नाम है, फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगी। मतलब कि पहले तो वो अल्टीमेटली उससे चेन्स बन जाएंगी, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी और वो चेन्स जो होंगी वो फंक्शनल प्रोटीन्स में चेंज हो जाएंगी। इसके बाद जब वो प्रोटीन बनेंगी तो वो स्पेसिफिक या अपने टारगेटेड जो उसकी लोकेशन है उस पर पहुंच जाएगी। तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होती है कि डीएनए से आरएनए बनता है। उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये है पूरी एक प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनसे हम प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम प्रोटीन को बैक्टीरिया, यीस्ट, ममेलियन सेल्स, इंसेक्ट्स और फंजाई वगैरह से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। ये आपको नज़र आ रहे हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से हम प्रोटीन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोटीन सोर्स है। और इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि बैक्टीरिया एक्टिव प्रोटीन सोर्स क्यों है। फर्स्ट तो ये है कि वो बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है इनका, वो हमें पता है कि बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है। ये कि हमें बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोटीन सोर्स के तौर पर भी यूज़ होती हैं। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन में आपको पता है कि एनर्जी जो है वो निकाली जाती है, मतलब कि ग्लूकोज से, और ये एनारोबिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। और इसका एक ये है बैक्टीरिया का कि हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जो है इसके बहुत ज़्यादा कल्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बैक्टीरिया की ये एबिलिटी है कि ये शॉर्ट टाइम में एक लार्ज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन्स का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव सोर्स है। बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जिनसे हम बैक्टीरिया से प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेवरल मेथड्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, जिनको हम यूज़ करके बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वो कैसे होता है कि इसका जो नॉर्मली प्रोसेस है वो ये है कि जो हमने एक डिज़ायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन करना है, तो एक जो रिलेवेंट जीन है उसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जीन की कॉपीज़ को होस्ट सेल में इंसर्ट करना है आपने। तो बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि जो रिलेवेंट जीन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म में अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन बाय मोर पावरफुल ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर। तो जो अपने डिज़ायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन करना है उसके लिए आपने एक जो रेलिवेंट जीन है उसके अंदर होस्ट सेल को उसको होस्ट सेल के अंदर उसको इंसर्ट करना है। तो इस तरह से आपको जो आप प्रोटीन्स चाहते हैं वो आपके डिज़ायर्ड प्रोटीन्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। और बैक्टीरिया से प्रोटीन को ऑब्टेन करने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कि ये नहीं है कि हम सब बैक्टीरिया से प्रोटीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर सम लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्रोटीन प्रोडक्शन। मतलब कि तमाम बैक्टीरिया जैसे कि ई कोली, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं वो ऐसे प्रोसेसेस नहीं कर सकते, मतलब कि सारे जो है बैक्टीरिया हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नहीं भी कर सकते प्रोटीन प्रोड्यूस। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं
वो जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं कर सकते? उनके पास तो अपना कोई ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता ना प्रोकैरियोट्स के पास, लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि, और वो उनके पास अपना न्यूक्लियस है, और इसलिए वो प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि हम जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है बैक्टीरिया से, उसको एक स्मॉल फ्लास्क के अंदर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी। और इसके बाद ये हमने पढ़ा कि हम बैक्टीरिया से कैसे प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, कि एक जीन को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करके इस तरह से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद, इसके अलावा हम उसको लेबोरेटरी में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फंजाई। फंजाई जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन को ऑब्टेन करने का। तो ऐसे मतलब कि नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रोटीन जो है वो कुछ फंजाई में पाई जाती हैं, नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूट्रिशियस होती हैं, मतलब कि हम उन प्रोटीन्स को फूड्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। In addition, many naturally occurring proteins, many species of fungi are good host for engineered proteins। मतलब कि इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत अच्छी हमारे लिए गुड हैं फूड के तौर पर। मतलब कि फंजाई एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन को obtain करने का, जिसको हम फूड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम मशरूम्स ले लें फंजाई के एग्जांपल में, तो मशरूम्स जो हैं वो हम उसको obtain करते हैं, उसको फूड के तौर पर भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो कुछ पॉइजनस भी होती है, इसलिए देख के यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को भी प्रोटीन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली जो है वो नेचुरल अकरिंग बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स का सोर्स है, और 85% प्लांट्स को हम ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसको प्लांट्स को यूज़ किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए। तो इसकी एक एग्जांपल है, वो है पेपेनिन। मतलब कि पेपेनिन जो है ना वो इसको ये यूज़ होती है कोलेजन को डाइजेस्ट करने के लिए। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम इसको पेपेनिन को यूज़ करते हैं। इसके बाद प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। मतलब कि ऐसे प्रोटीन्स जो नेचुरली अकर नहीं करते, उनको ऑब्टेन करने के लिए हम प्लांट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और तंबाकू जो है वो फर्स्ट प्लांट है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है, और तंबाकू को हमने मॉडिफाई कर दिया है, और ये एक इसका पौधा जो है वो मिलियन सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो तंबाकू जो है, तंबाकू को हम खाने में तो नहीं यूज़ करते, तो एक नॉन फूड प्लांट हुआ ये। तो नॉन फूड प्लांट के तौर पर ये एक प्रोटीन बट टेक्नोलॉजी प्रोटीन प्रोडक्शन की एक बहुत अच्छी चॉइस है। इसके बाद प्लांट्स को यूज़ करने के, प्रोटीन के तौर पर यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये कि तमाम प्रोटीन्स हम नहीं ऑब्टेन कर सकते प्लांट्स से, क्योंकि प्लांट्स के हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले इनकी आउटर लेयर सेल वॉल है जो इनको प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। तो सेल वॉल एक बहुत ज़्यादा टफ सेल होती है और थिक लेयर होती है। तो इससे मतलब कि प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना प्लांट से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहले आउटर लेयर सेल वॉल होती है, तो हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इजीली। एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन कर भी सकते हैं, लेकिन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके बाद आता है मेलिगन सेल कल्चर सिस्टम। बाज़ का तो क्या होता है कि हम एनिमल सेल्स से का कल्चर करवा सकते हैं ग्रो। वो कैसे होता है कि एक मीडिया के अंदर उसको ग्रो करवाना है, तब तक ग्रो करवाना है जब तक उससे प्रोटीन्स ऑब्टेन ना हो जाए। ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो एनिमल्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरह से हम ग्रो करवा सकते हैं एनिमल सेल्स को एक मीडिया के अंदर, लेकिन ये भी एक मुश्किल प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है इंसेक्ट सिस्टम। इंसेक्ट सिस्टम एक और सिस्टम है प्रोटीन प्रोडक्शन का। अब आप सोचेंगे कि इंसेक्ट्स तो खुद बेचारे छोटे होते हैं, सारे छोटे भी नहीं होते, कुछ थोड़े मोटे भी होते हैं, लेकिन इंसेक्ट से हम प्रोटीन्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट्स को, उसको कहते हैं बकेलो वायरस।
वायरस। तो इस वायरस को हम यूज़ करते हैं, हम एक वायरस को यूज़ करके प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे कि बुकैलो वायरस को हम यूज़ करते हैं, उस बुकैलो वायरस को यूज़ करके हम इंसर्ट करते हैं डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। जैसे कि हमने यही पढ़ा है कि हमने प्रोटीन प्रोड्यूस करनी कैसे है, हमने जीन को या डीएनए को इंसर्ट करना है होस्ट सेल के अंदर, इस तरह से अपनी डिजायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें भी इंसेक्ट सिस्टम में भी हम ऐसा कर रहे हैं कि इंसर्ट कर रहे हैं डीएनए को बैक्टीरियोवायरस को यूज़ करते हुए होस्ट सेल के अंदर। और इंसेक्ट सिस्टम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लो क्वांटिटी में चाहिए प्रोटीन। जब हमें थोड़ी सी प्रोटीन चाहिए तो हम इंसेक्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट से तो हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी ही प्रोटीन ऑब्टेन हो सकती है, लेकिन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, होप सो आपको समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।